हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कार प्रोफेसर माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लास में। और मैं गुरु राकेश पेश हूँ आपके सामने कंटिन्यूसली वीडियोस के साथ। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष के जो प्रकार हैं उनकी स्टडी की थी। हमने देखा था कि एंडोस्पर्म जो होता है भ्रूणपोष, उसकी कितनी टाइप होती है। हमने उस टाइप्स के अंदर 3 प्रकार जो भ्रूणपोष है, वो 3 प्रकार के भ्रूणपोषों का हमने अध्ययन किया। देखो विद्यार्थियों, अगर पिछले इस चैप्टर की वीडियोस को हम जोड़े तो हमने स्टार्टिंग से किया क्या है। हमने पुष्प की संरचना देखी। संरचना के बाद उस पुष्प की संरचना में नर और मादा जननांगों के बारे में हमने पढ़ा। जननांगों को पढ़ने के बाद हमने उनके युग्मकों की स्टडी की कि युग्मक कौन कौन से होते हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता कैसे है। उसके बाद हमने ये देखा कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया है, उस एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसका मतलब होता है भ्रूणोद्भवन। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस को क्या कहा गया है? भ्रूणोद्भवन कहा गया है। देखो, कुछ टर्म इंग्लिश की है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको कुछ टर्म इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेंगी। जैसे भ्रूणोद्भवन आप याद न रखिए, आप इसको एम्ब्रियोजेनेसिस याद रखें। एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भवन की जब बात आती है तो यहाँ हम इस भ्रूणोद्भवन शब्द से इस एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भवन होता क्या है? अब देखो, इस शब्द के अगर अपन 2 टुकड़े करें तो भ्रूण प्लस उद्भवन। भ्रूण का मतलब एम्ब्रियो से और उद्भवन का मतलब हो गया निर्माण होना या उद्भव होना। तो यहाँ पर इस एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर मैं परिभाषा लूं, इस वर्ड से अगर अपन इसकी परिभाषा निकालें तो हम निकाल सकते हैं भ्रूण का उद्भव होना, भ्रूण का उद्भव होना, या मैं कहूं कि भ्रूण का निर्माण होना। क्या कहलाएगा? भ्रूणोद्भवन कहलाएगा। भ्रूण का उद्भव या निर्माण होने से मतलब ये है कि भ्रूण बनने से पहले की प्रोसेस के बाद, या हम ये कहें कि हमने जो पिछली वीडियोस देखी उसमें हमने ये अभी तक यही देखा है, हमने यही सुना है, यही हमने पढ़ा है कि मेल और फीमेल गैमेट, या अपन ये माने कि जो एक नर और मादा जननांग के अंदर युग्मक बनते हैं, नर और मादा, वो नर और मादा युग्मक निषेचित होकर एक संरचना बनाते हैं जिसको हम जाइगोट नाम देते हैं। और उस जाइगोट से फिर आगे चलकर या आगे उस जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होते हैं, या उस जाइगोट के विकास और उसके परिवर्तन के दौरान हमारे पास एक संरचना बनती है भ्रूण, जिसको हम एम्ब्रियो नाम देते हैं। उस भ्रूण से फिर नई जनरेशन का निर्माण होता है। तो यहाँ हम उस नई जनरेशन का निर्माण कैसे होता है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में हमें पढ़ना है कि भ्रूण का निर्माण होता कैसे। तो भ्रूण का निर्माण होता कैसे, इसको समझने से पहले हमें ये चीज क्लियर करनी है कि भ्रूण जब बन जाएगा इसका मतलब वो द्विगुणित बनेगा, यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगी। जब कि हम ये बात देखें कि मेल और फीमेल गैमेट की अगर बात की जाए तो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं अगुणित यानी हैप्लॉइड। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि घटनाएं 2 तरीके से घटित हो रही है। एक तो घटना घटित हो रही है निषेचन से पहले, और एक घटना घटित हो रही है निषेचन के बाद। आज का अपना टॉपिक निषेचन के बाद वाली घटनाओं के ऊपर डिपेंड है टोटली। निषेचन से पहले की घटनाओं की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि निषेचन से पहले का मतलब सीधा सा ये है कि मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना और उन दोनों का फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तक पहुंचना, या हम ये कहें कि मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण हो गया, यानी नर और मादा युग्मक बन चुके हैं। पॉलिनेशन की क्रिया है वो हो चुकी है। पॉलिनेशन के दौरान दोनों पास पास आ चुके हैं, नजदीक आ चुके हैं। अब सिर्फ दोनों का फ्यूजन होना बाकी है। अगर फ्यूजन हो जाता है तो फ्यूजन होने की क्रिया को अपन क्या नाम दे देते हैं? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नाम दे देते हैं।
निषेचन हो गया, इसका मतलब वो क्रिया सिर्फ कहाँ तक की है, निषेचन तक की है। और निषेचन से पहले क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेटों का निर्माण हुआ, नर और मादा युग्मकों का निर्माण। अब निषेचन के बाद क्या, निषेचन से पहले जो नर और मादा युग्मक बने थे वो कैसे थे, हैप्लॉइड थे। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया वो दोनों हैप्लॉइड आपस में जुड़े और जुड़ने के दौरान क्या बन गया, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई, यानी 2n बन गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो कैसा होगा, या हम ये कहें कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो संरचना बनेगी वो कैसी होगी, द्विगुणित होगी, डिप्लॉइड होगी, यानी 2n होगी। यहाँ इस एम्ब्रियोजेनेसिस को समझने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक चर्चा कर देता हूँ। एक वैज्ञानिक थे हैंस टी, वैज्ञानिक का नाम क्या है, हैंस टी। हैंस टी ने क्रूसीफेरी, फूल का नाम है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्रूसीफेरी फूल के पादप। हैंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रूसीफेरी कुल के पादप के ऊपर इस प्रोसेस को हमें समझाया था, यानी उन पर उन्होंने इस क्रिया को समझाया था कि पादपों के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया किस प्रकार होती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन तो ये कि एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बताया किसने, हैंस्टीन ने बताया। कौन से कुल के पादप के ऊपर बताया, तो उसका आंसर अपने पास आ गया क्रूसीफेरी कुल। अब इस क्रूसीफेरी कुल के अंदर उस पादप का नाम क्या है, उस पादप के नाम की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। क्या नाम है, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। ये उस पादप का नाम है जो क्रूसीफेरी कुल का है और जिसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो हमें बताई गई। अब इस कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, ये जो प्लांट है, इस प्लांट को एक दूसरा नाम और है सेफर्ड पर्स। सामान्य भाषा में इसको सेफर्ड पर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके पास 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बताया किसने, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में हैंस्टीन ने जो बताया था वो कौन से कुल के पादप की उसने स्टडी की थी, तो वो आ गया अपना क्रूसीफेरी। फिर अगर आपसे पादप का नाम पूछ लिया जाए तो पादप का नाम आ गया कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, और इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, सेफर्ड पर्स है। अब हैंस्टीन ने क्या किया, हैंस्टीन ने कहा कि निषेचन के बाद की जो घटना है उसके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को समझने के लिए या उस युग्मनज से भ्रूण के विकास तक की जो प्रक्रिया है उसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें। सबसे फर्स्ट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद, यानी मैं ये कहूँ कि निषेचन के तुरंत बाद जो संरचना बनती है हम उसको क्या नाम देते हैं, युग्मनज नाम देते हैं। यहाँ पर निषेचन के तुरंत बाद बनी ये जो कोशिका है, ये कोशिका क्या कहला रही है, युग्मनज। और मैंने अभी आपको बताया कि ये युग्मनज कैसा होगा, द्विगुणित होगा। द्विगुणित क्यों होगा, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही वो एक जगह फ्यूज होते हैं या निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे ही जो संरचना बनती है वो क्या बन जाएगी, अब द्विगुणित। तो ये द्विगुणित संरचना। अब ये जो सेल है जो जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं, इस सेल के अंदर सबसे फर्स्ट क्या होगा, असमान अनुप्रस्थ विभाजन होगा। असमान अनुप्रस्थ विभाजन का मतलब है कि इसके अंदर समान तरीके से विभाजन न होकर असमान तरीके से अनुप्रस्थ विभाजन होने। विभाजन अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो होते हैं, समझते हो आप आसानी से। अगर तिरछे विभाजन की बात करूं या तिरछी स्थिति की बात करूं तो अनुप्रस्थ, और अगर खड़ी स्थिति की बात करूं तो अनुदैर्ध्य। यहाँ पर स्थिति क्या है, असमान अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है, इसमें इस युग्मनज विभाजन से, सीधी सी बात, विभाजन से क्या होना है, 1 से 2 बनने हैं। तो ये कोशिका पहले 1 थी, अब कोशिकाएं कितनी बन गई है, यहाँ 2 कोशिकाएं बन गई। यानी जैसे ही असमान अनुप्रस्थ विभाजन हुआ कोशिकाएं बनी 2। इन दोनों कोशिकाओं के आकार में अंतर होता है, क्योंकि असमान विभाजन हुआ था तो समान तो बनेगी नहीं, अलग अलग आकार की कोशिकाएं बनेगी। ऊपर वाली ये जो कोशिका बनी है, ये आप देख सकते हो कि आकार के अंदर क्या है, छोटी है, किसकी तुलना में, इस नीचे वाले की तुलना में। तो ऊपर वाली कोशिका आकार में छोटी और नीचे वाली कोशिका आकार में क्या हो गई, बड़ी हो गई, असमान विभाजन के कारण।
अब ऊपर वाली जो कोशिका है उसको नाम दिया है हमने क्या, शीर्षस्थ कोशिका, क्योंकि शीर्ष की तरफ की कोशिका है। और नीचे वाली जो कोशिका है उसको हमने नाम दिया है आधारीय कोशिका। यहाँ आप एक चीज और ध्यान रखें, ये जो शीर्षस्थ कोशिका होती है ये निभागीय छोर की तरफ होगी। कौन से छोर की तरफ होगी, निभागीय छोर की तरफ। और ये जो आधारी कोशिका है ये आधारीय कोशिका बीजांड द्वारीय छोर की तरफ होगी। तो ये दो छोर भी आप ध्यान रखें। शीर्षस्थ कोशिका का निर्माण कौन सी तरफ हुआ, शीर्षस्थ कोशिका का निर्माण तो हुआ निभागीय छोर की तरफ, और आधारी कोशिका का निर्माण कौन सी तरफ हुआ, आधारी कोशिका का निर्माण हुआ अपना बीजांड द्वारीय छोर की तरफ। अब ये जो दो असमान आकृति की कोशिका बनी, इसमें ये जो शीर्षस्थ कोशिका है इस शीर्षस्थ कोशिका में लगातार 2 बार अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। अनुदैर्ध्य विभाजन का मतलब लंबवत विभाजन होंगे। अनुदैर्ध्य विभाजन कितने हुए, 2 हुए। और 2 लगातार अनुदैर्ध्य विभाजन होने के कारण जो कोशिकाएं बनी वो कोशिकाएं एक दूसरे के समकोण पर आ जाती है, यानी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन कितनी बार, 2 बार। स्थिति कैसी, समकोण पर हो जाएंगी दोनों कोशिकाएं। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो शीर्षस्थ कोशिकाएं थी ये विभाजित हुई और दोनों एक दूसरे के किस कोण के ऊपर है, समकोण पर स्थित है। अब क्या हो, शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन से ये स्थिति बन गई। तो शीर्षस्थ कोशिका के अंदर अब जो पहले विभाजन हुआ था, यानी यहाँ जो विभाजन हुआ था उसके लंबवत कौन सा विभाजन होगा, अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। यानी जो पहले विभाजन हुआ था उसके लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। यहाँ ये चीज आप ध्यान रखें। इन शीर्षस्थ कोशिकाओं में यानी पहले तो हुआ था अनुदैर्ध्य विभाजन, 2 बार लगातार अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ, कोशिकाएं बनी, और उन कोशिकाओं में पूर्व में विभाजन जो हुआ था उसके लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। और अनुदैर्ध्य विभाजन से 4 कोशिकाओं वाला एक प्राक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। अभी तक हम सिर्फ शीर्षस्थ कोशिका की बात कर रहे हैं कि शीर्षस्थ कोशिका में क्या हो रहा है। तो यहाँ शीर्षस्थ कोशिका में पूर्ववर्ती विभाजन के लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ और क्या बन गया, 4 कोशिकीय प्राक भ्रूण बन गया है। नीचे की तरफ अब दूसरी तरफ मैं आधारी कोशिका की बात करता हूँ। ये आधारी कोशिका जैसे ही डिवाइड होगी, इसमें जैसे ही सतत विभाजन होंगे, उस सतत विभाजन से नीचे की तरफ यहाँ पर निलंबकों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आधारी कोशिका थी, विभाजन हुआ, ये निलंबक बन गए, फिर इनमें और विभाजन हुआ, यहाँ पर ये निलंबक बन गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आधारी कोशिकाओं में विभाजन से 6 से 10 निलंबक बन जाते हैं। कब तक, जब तक 4 कोशिकीय प्राक भ्रूण का निर्माण होता है तब तक। 4 कोशिकीय प्राक भ्रूण का निर्माण तो किससे हुआ, शीर्षस्थ कोशिकाओं में विभाजन से, और नीचे की तरफ जो कोशिकाओं आधारी कोशिकाएं उनमें विभाजन से किसका निर्माण हुआ, 6 से 10 निलंबकों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास स्थिति आ गई है। अब क्या हो, ये जो 4 कोशिकीय प्राक भ्रूण है, अब इसमें कौन सा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। और अनुप्रस्थ विभाजन से 4 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 8 बन जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और संख्या उनकी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इस 4 कोशिकीय प्राक भ्रूण के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन से 8 कोशिकीय प्राक भ्रूण का निर्माण हो गया। यानी 4 से कितनी कोशिकाएं बन गई, 8। 4 तो ये छोटे वाले गोले के अंदर, 4 ये बड़े वाले गोले के अंदर, तो 8 कोशिकीय प्राक भ्रूण का निर्माण हो गया। तो 8 कोशिकाओं का समूह होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, अष्टांशक के नाम से जानते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि 4 कोशिकीय प्राक भ्रूण में जैसे ही अनुप्रस्थ विभाजन होगा वहां पर एक अष्टांशक बन जाएगा, यानी 8 कोशिकाओं वाला प्राक भ्रूण बन जाएगा। नीचे की तरफ की अगर बात करें आधारी कोशिकाओं की, तो यहाँ ये निलंबक बन रहे थे। इन निलंबकों की अगर बात की जाए तो इन निलंबकों के अंदर देखो, ऊपर वाली ये जो निलंबक है ये आकार में क्या है, छोटे है, लेकिन नीचे वाला ये जो निलंबक है ये आकार में क्या है, बड़ा। तो यहाँ पर मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि इस आधारी कोशिका की
ये आधारी कोशिका है, तो ये तो इसका बेसल पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, शीर्षस्थ। इस आधारी कोशिका की शीर्षस्थ जो कोशिका है, यानी कि ये वाली कोशिका, ये अपने आकार में वृद्धि करती है, और आकार में वृद्धि करके नेक्स्ट स्टेप में जब 8 कोशिकीय प्राकभ्रूण बन जाता है, तो ये नीचे वाली जो शीर्षस्थ कोशिका थी वही आकार में वृद्धि करके किसकी तरह काम करेगी, अब शुष्कांगीय कोशिका की तरह कार्य करने लग जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज ये भी क्लियर कर लेनी है, ये जो निलंबक बन रहे हैं, इन निलंबकों का काम क्या है। अगर मैं निलंबकों की बात करूं तो इन निलंबकों का काम है क्या, तो निलंबकों का काम है कि ये इस निर्मित हो रहे प्राकभ्रूण को एंडोस्पर्म यानी भ्रूणकोश की गहराई तक धकेल दे, क्योंकि ये निलंबक जब इस भ्रूण को विकसित होते हुए प्राकभ्रूण को एंडोस्पर्म में गहराई तक धकेलेगा, तभी इस विकसित होते हुए भ्रूण को क्या मिल पाएगा, पोषण मिल पाएगा। तो पोषण प्राप्त कराने के लिए ये निलंबक क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो निलंबकों का काम हो गया कि प्राकभ्रूण को एंडोस्पर्म की गहराई तक धकेलना। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, 4 कोशिकीय प्राकभ्रूण से कितने कोशिकीय बन गया, 8 कोशिकीय प्राकभ्रूण बन गया। नीचे जो आधारी कोशिका की शीर्षस्थ कोशिका थी वो किसकी तरह कार्य करने लग रही है, शुष्कांगीय कोशिका की तरह कार्य कर रही है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सतत अपनत और परिणत विभाजन होते हैं, किसके अंदर, इसके अंदर। अब जैसे ही सतत अपनत और परिणत विभाजन होंगे, तो विभाजन होने के दौरान कोशिकाओं की संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी, और संख्या में बढ़ोतरी होगी तो आकार भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये देखनी है कि सबसे पहले इनमें से विभाजन होगा कौन सा, सबसे पहले विभाजन होगा परिणत। कौन सा विभाजन, परिणत विभाजन, और फिर अपनतिक विभाजन होगा, यानी ये कंटिन्यूअसली होंगे, पहले परिणत और फिर अपनत। यहाँ इस 8 कोशिकाओं में जैसे ही ये विभाजन होते हैं तो आपके पास स्थिति आ जाती है। यहाँ इस स्थिति को समझने के लिए आपको एक चीज ये क्लियर करनी है, जैसे ही परिणत विभाजन होता है, इस 8 कोशिका वाले प्राकभ्रूण के अंदर विभाजन से 2 स्तरों का निर्माण होता है। एक तो स्तर बनता है आपका बाह्य स्तर, एक स्तर तो कौन सा बनेगा, बाह्य स्तर, और इस बाह्य स्तर को हम नाम क्या देंगे, इस बाह्य स्तर को हम नाम देंगे डर्मेटोजन। क्या नाम देंगे, इस बाह्य स्तर को हमने क्या नाम दिया, डर्मेटोजन नाम दिया। और इस डर्मेटोजन से बनेगी क्या, भ्रूण की एपिडर्मिस बन जाएगी। आगे चलकर इस बाह्य परत से किसका निर्माण हो जाएगा, भ्रूण की एपिडर्मिस का निर्माण हो जाएगा। दूसरी जो परत बनी वो कौन सी बनी अपने पास, आंतरिक बनी, यानी एक आंतरिक स्तर बना। और इस आंतरिक स्तर से क्या होगा, इस आंतरिक स्तर में जैसे ही विभाजन होगा, यहाँ आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि ये जो बाहर आपको आवरण दिख रहा है ये तो क्या हो गया आपका एपिडर्मिस हो गई, या इसको तो हम क्या कह रहे हैं, डर्मेटोजन। ये तो क्या बन गई अपनी डर्मेटोजन बन गई। और अंदर की तरफ ये जो कोशिकाएं आपको दिख रही है ये हो गई अपनी आंतरिक स्तर। और इस आंतरिक स्तर में जैसे ही कोशिकाएं विभाजन करेंगी तो कोशिकाएं विभाजन करने के कारण आकार क्या होगा, बढ़ेगा, और आकार बढ़ने के कारण इस प्राकभ्रूण की आकृति कैसी हो जाएगी, गोलाकार हो जाएगी। इसलिए इस स्टेप को मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, गोलाकार भ्रूणीय प्रावस्था। गोलाकार भ्रूणीय प्रावस्था आई क्यों, समझ गए होंगे आप, क्योंकि इन कोशिकाओं में जैसे ही परिणत विभाजन से स्तर बनेंगे 2, बाह्य स्तर, आंतरिक स्तर। बाह्य स्तर से निर्माण होगा किसका, भ्रूण की एपिडर्मिस का। कैसे होगा, बाह्य स्तर से डर्मेटोजन बनेगी और इस डर्मेटोजन से किसका निर्माण हो जाएगा, भ्रूण की एपिडर्मिस का। और आंतरिक स्तर से जैसे ही कोशिकाएं विभाजन करेंगी तो संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, यानी आकार में वृद्धि होगी, और आकार में वृद्धि होगी तो संरचना कैसी हो जाएगी, गोलाकार हो जाएगी। गोलाकार होते ही अपने अवस्था को नाम क्या दे दिया, गोलाकार भ्रूणीय प्रावस्था नाम दे दिया। अब इसके बाद क्या हो, गोलाकार भ्रूणीय प्रावस्था के बाद की स्टेप अगर आप देखें तो डायग्राम में आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि यहाँ ये तो गोल आकृति में था,
यहाँ पर ये देखो छोटी सी एक खांच बन गई, यानी ये स्थिति ऐसे आ रही, नीचे की तरफ जा रही है फिर वापस ऊपर आ रही। इसका मतलब ये है कि ये नीचे की तरफ एक खांच का निर्माण करती है, और वो खांच निर्मित होने के कारण ये जो पहले गोलाकार स्थिति में था, अब उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, हृदयाकार हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, हृदय के आकार की, हर्ट शेप हो जाएगी। हर्ट शेप किसके कारण हुई, गोलाकार के अंदर खांच निर्माण के कारण पराग भ्रूण की जो प्रावस्था है वो कैसी हो गई, हृदयाकार हो गई। बाकी नीचे की तरफ वही निलंबक और ये वही चुस्कांगीय कोशिका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो ये जो खांच निर्मित हुई थी जिसके कारण गोलाकार प्रावस्था हृदयाकार में आ गई थी, अब वो खांच नीचे की तरफ और बढ़ती जाती है। नीचे की तरफ का मतलब मेरा यहाँ ये है कि वो खांच निलंबक की तरफ बढ़ती है, और निलंबक की तरफ बढ़ेगी क्योंकि निलंबक आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ निलंबक है, खांच ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये ऐसे बढ़ेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो ये खांच ऐसे बढ़ रही है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ क्या है, निलंबक। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि खांच निलंबक की तरफ बढ़ती है और दो भागों में डिवाइड कर देती है उस पराग भ्रूण को, दो भागों में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, खांच नीचे की तरफ बढ़ी, पार्ट कितने बन गए, दो। ये जो दो पार्ट बने हैं, इन दो पार्टों को हम नाम देते हैं यहाँ पे बीज पत्र। क्या नाम दे रहे हैं, बीज पत्र। इस खांच के निलंबक की तरफ वृद्धि करने से दो बीज पत्र बन जाते हैं और एक उस भ्रूण की अक्ष बन जाती है। अक्ष का मतलब आप समझ गए होंगे कि जहां से उस भ्रूण को अलग किया जा सकता है। तो ये तो बन गई उस भ्रूण की दो बीज पत्र, और ये बन गई उसकी अक्ष, जिससे कि हम उसको बराबर काट सकते हैं या तोड़ सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। ये इस तरीके से इस खांच की निलंबक की तरफ बढ़ने से दो बीज पत्र और एक भ्रूणीय अक्ष बन गई। इस भ्रूणीय अक्ष की अगर मैं बात करूं तो इस भ्रूणीय अक्ष के ऊपर एक तो बनता है अपना बीज पत्रोपरिक और एक बनता है अपना बीज पत्राधार। नीचे की तरफ तो क्या बन गया, अपना बीज पत्राधार बन गया। अब बीज पत्राधार के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ इस डायग्राम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने यहाँ नाम दिया मूलांकुर, और बीज पत्रोपरिक जो है, इस बीज पत्रोपरिक के ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, प्रांकुर। और मूलांकुर प्रांकुर के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रांकुर से आगे चलकर किसका निर्माण होना है, प्ररोह का निर्माण होना है, और मूलांकुर से आगे चल के किसका निर्माण होना है, मूल का निर्माण होना है। तो यहाँ प्रांकुर से किसका निर्माण हो जाएगा, इस भ्रूण के अंदर बीज पत्रोपरिक के ऊपर जो प्रांकुर है इससे तो बन जाएगा प्ररोह है। जैसे ये विकसित होगा या अंकुरित होगा तो उससे तो बन जाएगा प्ररोह। और नीचे की तरफ की बात करें तो बीज पत्राधार के ऊपर जो मूलांकुर है उससे बन जाएगी मूल। इस प्रकार एक भ्रूण का परिवर्धन होता है और उससे फिर नए जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। तो विद्यार्थियों ये मैंने आपको बताया आज एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, यानी भ्रूणोद्भवन किसे कहते हैं, और भ्रूणोद्भवन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से संपन्न होती है, यानी निषेचन से पहले क्या होता है और निषेचन के बाद की घटनाओं में क्या होता है, किस प्रकार विभाजन होते हैं, विभाजन से कैसे कोशिकाओं का निर्माण होता है, निलंबक कैसे बनते हैं। लास्ट में आप यहाँ ये देखें कि ये जो निलंबक है नीचे की साइड में, ये निलंबक क्या हो जाएंगे, अपहासित हो जाएंगे, यानी कि ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि किस प्रकार से एक भ्रूण का परिवर्तन होता है। तो भ्रूण परिवर्तन के लिए विद्यार्थियों आपको ये डायग्राम थोड़े से समझने पड़ेंगे, इनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट है विद्यार्थियों। लगभग ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर अपना चल रहा था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक आध पॉइंट अगर कुछ इसमें रह गया होगा तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दें। तब तक पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखें, समझने का प्रयास करें। डाउट रहता है तो पूछें, ऐसे नहीं कि माइंड के अंदर उस डाउट को क्लियर किए बिना ही रख लेते हैं, सोच लेते हैं कि आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आप जरूर कमेंट करके अपने डाउटों को क्लियर करें। तो विद्यार्थियों धन्यवाद, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।